प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। लगातार इसी बात पे चिंतन कर रही हैं कि किस तरह से सामंजस्य बैठा के इस तरह का कैंडिडेट चुना जाए जो कि उन्हें O% मात्रा में वोट दे सके, जिससे कि उनका समीकरण को अगर हम वोट प्रतिशत के साथ जोड़ें तो निश्चित रूप से अगर हम देखेंगे कि एक वर्ग विशेष काफी ज्यादा वोट करता है और उसका प्रतिशत हमेशा लगभग 4.5 लाख वोट जो हैं वो मुस्लिम वोट हैं, जो बहुत बड़ा प्रतिशत होता है। उसके अलावा गुर्जर वोट हैं यहाँ पे लगभग 60,000। चूंकि चुनाव आप चूंकि राजनीतिक चिंतक हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आंकड़ेबाजी जातियों के आधार पर ही होती है। लोग डिस्कशन करते हैं, बेशक कहा जाए कि जातिवादी को लेकर नहीं, लेकिन चुनाव कहीं ना कहीं चुनाव के दहलीज पर जब हम आके खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं जातियाँ आई जाती हैं। वही निर्णय लेता है जो उसको जिताऊ कैंडिडेट मिले। लगातार वही कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरह से ये सीट जीती जाए। पिछला अनुभव बहुत अच्छा नहीं। रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर। जब भी कोई ओकेजन होता है, चुनाव की रणनीति बनती है या चुनाव का आगाज होता है, तो हम सबसे पहले अलग अलग मुद्दों पे आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक चिंतक, समीक्षक, चुनाव एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता, तमाम लोगों से हम आपको रूबरू करवाते हैं चुनाव को रूट लेवल पर, जमीनी स्तर से लेके और चुनाव लड़ने के दिन तक, वोटिंग के दिन तक हम आपको बताते हैं कि आखिर शहर की फिजा क्या है, शहर में क्या कुछ बदलाव होगा, शहर में क्या कुछ हो सकता है। इसी कड़ी में आज हम चुनावी समीक्षा की शुरुआत कर रहे हैं और लगातार कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ जो अभी मौजूद हैं शहर के जाने माने राजनीतिक चिंतक, समीक्षक डॉक्टर देश दीपक अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो तमाम चीज़ों को लेकर अपनी आवाज़ और अपनी प्रतिक्रिया और तमाम रिसर्च बेस्ड बात करते हैं और राजनीतिक को लेकर और वोटिंग को लेकर, चाहे संघ की पृष्ठभूमि से हो, भाजपा हो या अन्य दलों को लेकर, शहर की फिजा का मामला हो, बड़ा सटीक आकलन और विश्लेषण करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से अब निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और नीति बन रही है, 4 मई को जो चुनाव है उनके लिए भी सरगर्मियां तेज हैं पूरब की तरफ, और पश्चिम की तरफ 11 मई को चुनाव, उसकी भी सरगर्मियां तेज हैं। लेकिन हम बात करेंगे क्रांति भूमि मेरठ की, क्योंकि आप क्रांति भूमि मेरठ को कई दशकों से देख रहे हैं राजनीतिक चिंतक, समीक्षक के तौर पर। तो सबसे पहले हमारी पहला सवाल आपसे, पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि पिछले चुनाव मेयर के और इस चुनाव में बेसिक क्या डिफरेंसेस है? विभूति जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, पिछले चुनाव जो कि यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के लिए चुनाव था और इस बार ये OBC के लिए रिजर्व की गई है सीट, तो चुनाव का परिप्रेक्ष्य काफी पिछली बार SC रिजर्व था, SC महिला सीट रिजर्व थी और इस बार ये OBC के लिए रिजर्व की गई है। तो परिप्रेक्ष्य काफी बदल गया है और अलग अलग पार्टियां लगातार इसी बात पे चिंतन कर रही हैं कि किस तरह से सामंजस्य बैठा के इस तरह का कैंडिडेट चुना जाए जो कि उन्हें O% मात्रा में वोट दे सके, जिससे कि उनका कैंडिडेट जीत सके। क्या लगता है, चूंकि आप लगातार रिसर्च भी कर रहे हैं और आप स्कूल में डायरेक्टर भी हैं, कॉलेज में आप चुनावी उस पर रिसर्च भी करते रहे, पहले तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या जातिगत समीकरण खाली चुनाव में तो खैर माने जाते हैं, कोई कितना भी मना करे, जातिगत समीकरण के आधार पर ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है शहर में अगर जातिगत समीकरण के साथ वोट परसेंटेज को करे तो क्या आपके पास क्या आंकड़ा है? देखिए, जातिगत समीकरण को अगर हम वोट प्रतिशत के साथ जोड़ें तो निश्चित रूप से अगर हम देखेंगे कि एक वर्ग विशेष काफी ज्यादा वोट करता है और उसका प्रतिशत हमेशा ज्यादा रहता है। और इस बार चुनाव क्योंकि गर्मियों में हो रहा है तो ये मान के चलिए कि उस वर्ग विशेष का जो चुनाव प्रतिशत रहेगा वो हमेशा की तरह ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो हमारा सामान्य वर्ग है वो उस मुकाबले वोट देने के लिए कम निकलता है गर्मियों के समय में। मैं जातिगत समीकरण की बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम मतदाता कितने हैं, जाट कितने हैं, OBC मतलब गुर्जर कितने हैं या वैश्य कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, इस आकलन की बात मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। मेरठ मेयर की सीट पर अगर देखा जाए तो लगभग 4.5 लाख वोट जो हैं वो मुस्लिम वोट हैं, जो बहुत बड़ा प्रतिशत होता है। उसके अलावा गुर्जर वोट हैं यहाँ पे लगभग 60,000 के करीब ही जाट वोट हैं
1,25,000 वोट लगभग जो वैश्य समाज से हैं, 90,000 वोट जो हैं ब्राह्मण समाज से हैं, और उसके बाद दलित वर्ग के समाज के जो वोट हैं लगभग 2,25,000 वोट हैं। तो जी लगातार जिस तरीके से चूंकि चुनाव, आप चूंकि राजनीति चिंतक हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आंकड़ेबाजी जातियों के आधार पर ही होती है, लोग डिस्कशन करते ही हैं। बेशक कहा जाए कि जातिवादी को लेकर नहीं, लेकिन चुनाव कहीं ना कहीं, चुनाव के दहलीज पर जब हम आगे खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं जातियां आई जाती हैं। क्या आप ये बताइए कि मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं, जैसे आपके पास जानकारी है भी कि समाजवादी पार्टी से पूर्व जिला अध्यक्ष सीमा प्रधान जो ओबीसी गुर्जर समुदाय से आती हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। बसपा ने हसमत अली को बनाया, मुस्लिम चेहरा है। कांग्रेस ने नसीम जी को बनाया जो मुस्लिम चेहरा हैं। और लगातार अभी भाजपा के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है, जैसा मैं एज एनालिसिस कर रहा हूं, कि पुरुष में हरिकांत अहलुवालिया सबसे टॉप पे चल रहे हैं और संभवतः उन्हीं की उम्मीदवारी हो सकती है। और महिला पे भी अगर हम बात करें तो वीना वाधवा का भी नाम टॉप पे चल रहा है। अगर महिला, क्योंकि सीमा प्रधान महिला हैं, आम आदमी पार्टी की ऋचा सिंह भी महिला हैं, तो ऐसे में महिला दांव भी खेला जा सकता है। आपको क्या लगता है कि दो पार्टियों के महिला उम्मीदवार उतार देने से क्या भाजपा पर कोई महिला लाने का कोई ऐसा दबाव हुआ, ऐसा होता है क्या? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इस तरह का कोई दबाव नहीं है। संगठन वही निर्णय लेता है जो उसको जिताऊ कैंडिडेट मिले। लगातार वही कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जाती है कि किसी ना किसी तरह से ये सीट जीती जाए। पिछला अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा था, तो निश्चित रूप से जो लगातार संगठन के ऊपर के लोग हैं वो इस तरह का कैंडिडेट देने की कोशिश करेंगे किसी ये सीट किसी भी तरह से जीती जा सके। तो देखते बस ये बताइए कि जिस तरीके से आप चूंकि चुनावी एक्सपर्ट भी हैं, समीक्षक भी हैं, शहर की राजनीति और गांव की राजनीति, ग्रामीण पृष्ठभूमि की राजनीति में दोनों में आप तो ये तो मानते हैं कि कुछ अंतर होता है। यहाँ की समस्याएं अलग होती हैं। शहर में अगर नाली में जरा सा पानी बाहर आ जाए तो इशू बन जाता है, गांव में नालियों को पानी बहते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या लगता है कि पिछली बार जो एक नया एक्सपेरिमेंट शहर में हुआ कि सुनीता वर्मा, जो हालांकि पूर्ण रूप से राजनीति में नहीं थी, उनके पति योगेश वर्मा हस्तिनापुर के विधायक थे, पूर्व विधायक थे, वो बसपा से टिकट लाए और शहर की मेयर के सीट पे एससी महिला के तौर पे वो चुनाव जीत के। ग्रामीण पृष्ठभूमि की थी, शहर की समस्याओं की या शहर के नब्ज पे उनकी कोई भूमिका ज़्यादा रिसर्च नहीं था, क्योंकि उनके पति भी हस्तिनापुर इलाके के ही विधायक थे। अब चूंकि यहाँ पे आइए, जो अतुल प्रधान जी हैं वो भी सधने के विधायक हैं, राजनीति हमेशा ग्रामीण की है, और उनके बाद जो पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही है, जिला पंचायत की भूमिका ग्रामीण के डेवलपमेंट के लिए होता है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं शहर के नब्ज को टटोलने में ये पार्टियां फेल रही हैं लेकिन फिर भी जीत रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आने वाला जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर होगी। और जहां तक आपकी ये बात है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से जो कैंडिडेट लाया गया और वो जीता, ये कहीं तक आपकी बात सही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा सिस्टम था वो अपने जो वोटर्स थे उनसे पूरी तरह से वोट कराने में सक्षम नहीं रहा। उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, प्रतिशत वोट का कम रहा, और जो एक कॉम्बिनेशन बीएसपी को बनाना था उसको बनाने में वो काफी सक्षम रहे, और उसी की वजह से पिछली बार एक ग्रामीण परिवेश से आके भी कैंडिडेट जीत गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ग्रामीण परिवेश का एक कैंडिडेट ये कहीं भी नहीं जानता कि जिला स्तर पे किस तरह की लोगों को समस्याएं होती हैं, और इसी तरह इसलिए देखा गया कि पूरे 5 साल कोई भी बहुत बड़ा काम ठीक तरह से नहीं हुआ है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक एक्सपर्ट के तौर पे कि जब शहर में जो राजनीति करता है, शहर की गलियों में, शहरों में, तो उसकी एक उसके अलग मूड होता है शहर की राजनीति का, और समस्याओं का भी एक अलग मूड होता है। ग्रामीण राजनीति का भी अलग मूड होता है और समस्याओं के लिए जो ग्रामीण राजनीति करता है उसे नालियों के, चीज़ों के और उन चीज़ों की अलग जानकारी होती है और शहर की अलग जानकारी होती है। खैर, ये तो राजनीति है। मैं सबसे पहले उस मुद्दे पे आता हूँ, क्या लगता है इस बार की मुस्लिम मतदाता किस ओर जाएगा? देखिए, जहां तक मुस्लिम मतदाता की बात है, वो जिस ओर भी जाएगा पूर्णतया वो उसी तरफ वोट देगा जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीत रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से मुस्लिम वोट का
सपोर्ट रहेगी। तो कहीं ना कहीं जैसा आपने अभी बताया कि 4.5 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, वोट परसेंटेज ज़्यादा होते हैं वोटिंग करने के लिए, वो आगे आते भी हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि इस बार जो पिछले जो अनुभव बीजेपी के खट्टे रहे हैं उसको मीठा स्वाद में बदला जा सकता है, रणनीति बन रही होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से मीठे स्वाद में बदलने की रणनीति लगातार बन रही है। कुछ वोट बैंक तो ऐसा है जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देता है। पिछली बार हमने देखा कि दलित समाज कुछ हमसे छिटका और उसका नुकसान ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। टोटल ओवरऑल बात करें तो भाजपा के उम्मीदवार के तौर पे आज तक हरिकांत अहलूवालिया जो ओबीसी पिछड़े में माने जाते हैं और एक बार मेरठ के मेयर रह चुके हैं, यानी कि कहा जाए तो मेरठ के नगर निगम की नब्ज को वो अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि एक परिपाटी लगातार चली आ रही कि जिस सरकार जिसकी होती है उसका मेयर मेरठ में नहीं होता है। हम इस क्वेश्चन को भी हम अपने राजनीतिक चिंतक समिति से करेंगे कि क्या ये मिथ्य है। बीजेपी की सरकार रिपीट की, ये भी मिथ्य टूटा। नोएडा मुख्यमंत्री कई बार गए योगी जी, तो भी मिथ्य टूटा, दोबारा मुख्यमंत्री बने। हस्तिनापुर में जिसका विधायक जीतता है लगातार जीतता नहीं है, अगर जीतता है तो उसकी सरकार बनती है, यह भी मिथ्य टूटा कि रिपीट किया विधायक जीतने के लिए, क्योंकि लगातार हमेशा बदलाव होते हैं। तो क्या लगता है कि 31 साल का मिथ्य मेरठ का भी टूटेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चक्रव्यूह की रचना कर रही है वो कहीं ना कहीं इस बार अपने वोटर को लेकर आने की कोशिश कर रही है, हर बूथ पर पहुंचाने की कोशिश करेगी और जो YMD का जो समाजवादी पार्टी का एक कॉम्बिनेशन है उसे भी तोड़ने की कोशिश करेगी। और अगर इन सब चीजों में वो सफल रहती है तो आप ये मान के चलिए 31 साल का जो एक भ्रम फैला हुआ है उसे तोड़ने और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यहां पे मेयर का चुनाव जीत के दिखाएगी। बहुत हम विचार को बड़े समापन की ओर ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि 31 साल में 89 में अरुण जैन पहली बार निर्दलीय मेयर बने थे। उसके बाद लगातार जो भी मेयर मेरठ में बने पिछली बार की तरह निवर्तमान सुनीता वर्मा तक, वो जिस पार्टी की मेयर या जिस पार्टी का मेयर रहा मेरठ में उसकी सरकार उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर नहीं रही। यहां पे सुनीता वर्मा बसपा के टिकट पर चुनाव जीती हैं और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार थी भाजपा की। लिहाजा मिथ्य हमेशा टूटता है, ये खबर भी बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यही योगी सरकार ने कई मिथ्य को उत्तर प्रदेश में तोड़ा है। 30 साल बाद कोई रिपीट कंटिन्यू सरकार में आना, 30 साल का मिथ्य टूटा। नोएडा कई बार गए, लगातार हस्तिनापुर का भी उदाहरण है और तमाम चीजों को लेकर ये बात सामने आ रही है कि मेरठ क्या इस मिथ्य को तोड़ेगा। यह भी एक सवाल का एक बड़ा जरिया है। आखिरी सवाल आपसे यह है कि क्या दलित जो 2.25 लाख आपने बताया, 2,25,000 बताए, और जिसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मायावती सीधे तौर पर चुनाव प्रचार करने नहीं आ रही है। आखिरी सवाल में ही ये सवाल समेट रहा हूं कि मायावती के न आने से कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगेगी जो बसपा के टिकट पर लड़ रहे हैं। एक सवाल आपसे, और दूसरा इसी में जोड़ देता हूं कि क्या दलित मतदाता भाजपा की ओर कन्वर्ट होगा? देखिए, मायावती जी कभी भी निकाय चुनाव में अपना किसी भी कैंडिडेट का प्रचार नहीं करती हैं। पिछले कई गत वर्षों से यही देखा गया है। और सुनीता वर्मा उनके प्रचार ना करने के बाद भी बीएसपी से चुनाव जीती थी और अच्छे मार्जिन से जीती थी। उसका कारण ये था कि बीएसपी का जो वोटर है कहीं ना कहीं कमिटेड वोटर है, लेकिन पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उसमें काफी हद तक सेंध लगा दी है। और उस सेंध का आप फर्क देखेंगे कि सरकार तो रिपीट हुई, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसी संख्या को मेंटेन करने में भी सक्षम रही प्रदेश स्तर पे, जो कि उन्होंने 2017 में पाए थे। देखो, आखिरी सवाल चलते चलते, आम आदमी पार्टी हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स साफ का नारा दे रही है। दिल्ली को रिपीट करना, दिल्ली मॉडल लागू कर रही है कि कुछ मुफ्त की राजनीति भी चलनी चाहिए। तो क्या लगता है, जाट उम्मीदवार हैं ऋचा सिंह, क्या आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव मेयर का, आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ असर दिखेगा? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, गुजरात में भी उन्होंने कुछ फ्री, जिन्हें हम फ्रीबीज कहते हैं, उन्हें देने की कोशिश की थी, लेकिन गुजरात में उनका क्या हश हुआ सब जानते हैं। लेकिन 6 सीट तो लेने में सफल रहे। बिल्कुल निश्चित रूप से 6 सीट भी लेने में सफल रहे और 13% वोट भी उन्होंने लेने में सफल रहे। लेकिन ये कहीं ना कहीं
ये कहीं ना कहीं एक परिवर्तन का युग है और वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ प्रतिशत वोट लें। अब ये देखा जाएगा कि वो किसका वोट ले पाते हैं। जिसका भी वोट लेंगे उसी को नुकसान पहुंचेगा। जैसा कि आपने कहा ऋचा सिंह जाट हैं अपनी जाति से, तो निश्चित रूप से जाट वोट तो कुछ ले पाएंगी, लेकिन इतना भी फर्क नहीं देख पाएंगे आप जितना की अपेक्षा की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी पूरी नॉर्दर्न इंडिया में इतना फर्क नहीं डाल पा रही है कि जितना की फर्क वो दिल्ली या पंजाब में डाल पाई थी। कैंडिडेट अच्छे भी उतारे गए हैं। कैंडिडेट अच्छे कहने का मतलब यह है कि जाट, उन्होंने कहीं ना कहीं जो जातिगत वो है उसको साधने की भी कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जमानतें लगातार जब्त होती रही हैं। तो ऋचा सिंह बहुत ज्यादा असर डाल पाएंगी इस बात को मैं नहीं मानता। हाँ, वो कुछ वोट जरूर काटेंगी और जिसका भी वोट काटेंगी तो वोट कटुआ बन के वो उसको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, वोट काटने को लेकर जिस प्रकार से रणनीति बनती भी है, हालांकि दिल्ली और मेरठ की दूरी 40 मिनट की रह गई, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही है। पिछला विधानसभा चुनाव में उन्होंने कुछ बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, हालांकि छोटे राज्यों में गुजरात और तमाम जगहों पे गोवा में उनके अच्छे प्रदर्शन हुए, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस से मुस्लिम मेयर उम्मीदवार हैं और बसपा से भी हैं, लेकिन क्या मुस्लिम मतदाता उनको भी अपना कुछ वोट का अंश दे पाएंगे? यह बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना पूरा आशीर्वाद देंगे। ये लगातार आज हमारी परिचर्चा की शुरुआत है। हम लगातार चुनाव तक आपको ये अलग अलग एक्सपर्ट से और ज़्यादातर देश दीपक अग्रवाल जी से हम रोज़ किसी न किसी मुद्दे पे, चुनावी मुद्दे पे, लोकल मुद्दे पे हम देश दीपक अग्रवाल जी को आपके साथ कनेक्ट करेंगे। आपके कुछ सवाल होंगे वो भी हम सुनेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं। ये परिचर्चा में कुछ आपको अपने जुड़ने की बात लगती है तो वो भी आप बताएं। बड़ा सवाल यह है, या कुल मिलाकर लब्बो लुआब यह है कि मेरठ की सीट मेयर की भाजपा के लिए कठिन तो है ही है, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मिथ्य को तोड़कर क्या इस बार भाजपा कुछ नया इतिहास बनाने में सफल होती है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये परिचर्चा पे आप अपने कमेंट जरूर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं मेरठ की धड़कन। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल, एल ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।